रमकलिया, जी हाँ, यही तो नाम था उस लड़की का। 16 वर्ष की रमकलिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप उसका बहुत ही ख्याल रखते थे और उसकी हर मांग पूरी करते थे। अरे यहाँ तक कि हमारे गांव जवार के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गांव क्या पूरे जवार में सबसे पहले साइकिल रमकलिया के घर पर ही खरीद कर आई थी। उस साइकिल को देखने के लिए गांव जवार टूट पड़ा था। रमकलिया उस समय उस साइकिल को लंगड़ी चलाते हुए गढ़ी, खेत खलिहान सब घूम आती थी। रमकलिया बहुत ही नटखट थी और लड़कों जैसा मटरगश्ती करती रहती थी। वह लड़कों के साथ कबड्डी, चिक्का आदि खेलने में भी आगे रहती थी। एक बार कबड्डी खेलते समय गलगोदही करने को लेकर झगड़ा हो गया। अरे देखने वाले तो बताते हैं कि रमकलिया ने विपक्षी टीम के लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, पानी पिला पिला कर मारा था। किसी के दांत से खून निकल रहा था तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग रहा था। रमकलिया से उसके हमुम्र लड़के पंगा लेना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उसके हमुम्र लड़के उसे उजड्डू और झगड़ालू टाइप की लड़की मानते थे। कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। हाँ, ये अलग बात थी कि सभी लड़के उससे डरते थे। मई का महीना था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। रमकलिया खर खर दोपहरिया में अपनी साइकिल उठाई और गांव से बाहर अपने बगीचे की ओर चल दी। उसका बगीचा धोबरिया गढ़ई के किनारे था। इस बगीचे में आम और महुए के पेड़ों की अधिकता थी। यह बगीचा गांव से लगभग 1 किमी की दूरी पर था। बगीचे में पहुंचकर पहले तो रमकलिया खूब साइकिल हनहनाई, पूरे बगीचे में दौड़ाई और पसीने से तरबतर हो गई। उसने बगीचे के बीचों बीच एक मोटे आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछने लगी। पसीना ओसीना पोंछने के बाद पता नहीं रमकलिया को क्या सूझा कि वह उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर उस पर लेट गई। बगीचे में लेटे लेटे ही रमकलिया का मन पंछी उड़ने लगा। वह सोचने लगी कि उसके बाबूजी उसके लिए एक वर की तलाश कर रहे हैं। वह थोड़ा सकुचाई, थोड़ा मुस्काई और फिर सोचने लगी, एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे ब्याह कर ले जाएगा। पता नहीं वह कैसा होगा, कौन होगा, कहाँ का होगा। पता नहीं मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी कि नहीं। पर खैर, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। बाबूजी उसके लिए जैसा भी लड़का खोजेंगे वह उसी से शादी करके खुश रहेगी। उसे पक्का विश्वास था कि उसके बाबूजी उसकी शादी जरूर किसी धनवान घर में करेंगे, जहां उसकी सेवा के लिए जरूर कोई ना कोई नौकरानी होगी। अभी रमकलिया इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके सिर के तरफ कोई बैठकर उसके बालों में अंगुली पिरो रहा है। रमकलिया के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। ये तो आए दिन की बात थी। बकरी, गाय आदि चराने वाले लड़कियां या लड़के चुपके से उसके पीछे बैठकर उसके बालों में अंगुली पिरोते या सहलाते रहते थे और रमकलिया भी खुश होकर उन्हें थोड़ा बहुत अपना साइकिल चलाने को देती थी। पर पता नहीं क्यों आज रमकलिया को यह आभास हो रहा था कि अंगुली कुछ इस तरह से पिरोई जा रही है कि कुछ अलग सा ही एक अनजान आनंद का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही प्रेम से बालों को सहलाते हुए अपनी अंगुलियां उसमें पिरो रहा है। आज रमकलिया को एक अलग ही आनंद मिल रहा था, जिसमें उसके यौवन की खुमारी भी छिपी लग रही थी। उसके शरीर में एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी और उसे अंगड़ाई लेने की भी इच्छा हो रही थी, पर वह बिना शरीर हिलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा कि अगर उठकर बैठ गई तो यह स्वर्गिक आनंद पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं। उसने बिना पीछे मुद्दे ही धीरे से कहा कि 10 मिनट और ऐसे ही उंगलियां घुमाओ तो मैं 1 घंटे तक तुम्हें साइकिल चलाने के लिए दूंगी। पर पीछे से कुछ भी आवाज नहीं आई। फिर भी रमकलिया मदमस्त लेटी रही। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। शाम हो गई थी और रमकलिया अभी भी बगीचे में लेटी थी। तभी उसे उसके बाबूजी की तेज आवाज सुनाई दी। रामकली, बेटी रामकली, अरे कब से यहाँ आई है? मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हें खोज रहे हैं। इस सुनसान बगीचे में जहाँ कोई भी नहीं है, तू निडर होकर सो रही है। रमकलिया ने करवट ली और अपने बाबूजी को देखकर मुस्काई। उसके बाबूजी उसे घर चलने के लिए कहकर घर की ओर चल दिए। रमकलिया उठी, साइकिल उठाई और लकड़ी मारते हुए गांव की ओर चल दी। उस रात पता नहीं क्या हुआ कि रमकलिया ठीक से सो न सकी। पूरी रात करवट बदलती रही। जब भी सोने की कोशिश करती, उसे बगीचे में घटी आज दोपहर की घटना याद आ जाती।
वह बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर यह जानना चाहती थी कि आखिर कौन था वह अब पछता रही थी। उसे लग रहा था कि पीछे मुड़कर उसे उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। उस अनजान व्यक्ति के कोमल प्यार भरे स्पर्शों से उसे अचानक कब नींद आ गई थी पता ही नहीं चला था। अरे अगर उसके बाबूजी बगीचे में पहुंचकर उसे जगाते नहीं तो पता नहीं कब तक सोती रहती। सुबह जल्दी जगकर रमकलिया फिर अपनी साइकिल उठाई और उस बगीचे में चली गई। सुबह की ताज़ी हवा पूरे बगीचे में हिचकोले ले रही थी, पर पता नहीं क्यों सरसराती हवा में, पत्तियों टहनियों से बात करती हवा में रमकलिया को एक भीनी भीनी मदमस्त कर देने वाली सुगंध का आभास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज पवन देव उसके बालों से खेल रहे हैं। वह लगभग 1 घंटे तक बगीचे में रही और फिर घर वापस आ गई। घर आने के बाद रमकलिया पता नहीं किन यादों में खोई रही। उसी दिन फिर से खड़खड़ दोपहरिया में रमकलिया का जी नहीं माना और वह साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चली गई। बगीचे में 3-4 राउंड साइकिल दौड़ाने के बाद फिर रमकलिया एक आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। उसे कुछ सूझा, वह हल्की सी मुस्काई और अपने दुपट्टे को अपने सर के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। अभी रमकलिया को लेटे 2-4 मिनट भी नहीं हुए कि उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बालों में अंगुली पिरो रहा है। वह थे कुछ बोली नहीं, पर धीरे धीरे अपना हाथ अपने सर पर ले गई। वह उस अंगुलियों को पकड़ना चाहती थी जो उसके बालों में घुसकर बालों से खेलते हुए उसे एक सुखद आनंद की अनुभूति करा रही थी। पर उसने ज्यों अपने हाथ अपने सर पर ले गई, वहां उसे कुछ नहीं मिला, पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ अंगुलियां उसके बालों से खेल रही हैं। रमकलिया को बहुत ही अचंभा हुआ और तुरंत उठकर बैठ गई। पीछे सर घुमाकर देखी तो गजब हो गया, वह पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद जो था वह इस पेड़ के पीछे छिप गया हो, पर फिर उसके मन में एक बात आई कि जब वह अपना हाथ सर पर ले गई थी तो वहां कुछ नहीं मिला था, फिर भी बालों में अंगुलियों के सुखद स्पर्श कैसे लग रहे थे। खैर वह उठकर खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, पर वहां भी कोई नहीं। अब वह बगीचे में आसपास दौड़ लगाई, पर से कोई नहीं दिखा। फिर वह अपने साइकिल के पास आई और तेजी से चलाते हुए गांव की ओर भागी। उसे डर तो नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं एक रोमांचित अवस्था जरूर बन गई थी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज की रात फिर रमकलिया सो न सकी। आजकल उसे अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह अब विवाह योग्य हो गई है। वह बार बार शीशे में अपना चेहरा भी देखती। अब उसमें थोड़ा शर्माने के गुण भी आ गए थे। बिना बात के ही कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल जाती। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि उसके बालों से खेलने वाला कोई उसके गांव का नहीं, अभी तो कोई दूसरा सुंदर युवा है जो प्यार से वशीभूत होकर उसके पास खींचा चला आता है और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। फिर उसके दिमाग में कौंधा कि जो भी है वह बहुत शर्मीला और साथ ही फुर्तीला भी, क्योंकि पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गया कि दिखा ही नहीं। रमकलिया के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थी, पर सब सुखद एहसास से भरी, रोमांचित करने वाली ही थी। अब तो जब तक रमकलिया अपने बगीचे में जाकर 1-2 घंटे लेट नहीं लेटी, तब तक उसका जी ही नहीं भरता। रमकलिया का अब प्रतिदिन बगीचे में जाना और एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना शुरू हुआ। एक ऐसा अनजाना ना समझ प्रेम जो रमकलिया के हृदय में हिचकोले ले रहा था। वह पूरी तरह से अनजान थी इस प्रेम से, फिर भी हो गई थी इस प्रेम की दीवानी। पहली बार प्रेम के इस अनजाने एहसास ने उसके हृदय को गुदगुदाया था, एक स्वर्गिक आनंद को उसके हृदय में उपजाया था। एक दिन सूर्य डूबने को थे। चरवाहे अपने गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए थे। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे समय में रमकलिया को पता नहीं क्या सूझा कि वह अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चली गई। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर खुद ही पास में खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो अभी उसे उस बगीचे में बुलाया, और वह भी अपने आप को रोक न सकी और खिंचते हुए इस बगीचे की ओर चली आई। 2-4 मिनट खड़ा रहने के बाद रमकलिया थोड़ा तन गई। अपने सुकोमल हृदय को कठोर बनाकर बुदबुदाई, अगर यह कोई इंसान ना होकर भूत निकला तो? खैर जो भी हो, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमयी जीव से मुझे प्रेम हो गया है। भूत हो या कोई दैवी आत्मा, अब तो मैं इससे मिलकर ही रहूंगी।